हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है डिटेल में, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेन कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The items included in the balance of payments are called components of balance of payments. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जितनी भी आइटम्स आ जाती हैं उन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री हैज टू साइड्स, नेमली क्रेडिट जिसको रिसीट्स भी कहते हैं एंड डेबिट जिसको पेमेंट्स भी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड्स होती हैं, एक तरफ हम रिसीट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ हम पेमेंट्स लिखते हैं। रिसीट्स मतलब जो हमें मिली, पेमेंट्स मतलब जो हमने बाहर पे की। समझ गए बात? Each transaction is the balance or each transaction in the balance of payments such as export and import of goods is recorded and classified according to the payments and receipts that would arise from it. Simple words में जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले हमें रिसीट्स मिलेंगी, हमें कुछ पैसा मिलेगा, और जब भी हम इंपोर्ट करेंगे, कोई गुड्स बाहर से गुड्स या सर्विसेज मंगाएंगे तो उसके बदले हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ की बात? तो इनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में पेमेंट्स मेड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स टू फॉरेनर्स इज आर कॉल्ड डेबिट्स एंड दोज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेनर्स आर टर्म्ड एज क्रेडिट्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी पेमेंट्स हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेनर्स को करते हैं उसे डेबिट्स अकाउंट में डाला जाता है, डेबिट्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं उसे क्रेडिट्स कहा जाता है। ठीक है, any item that enables a country to acquire foreign currency is recorded as a credit item, and any item that gives rise to use or spending of the foreign currency is recorded as debit item in the balance of payments. अब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है, वो आइटम जो है वो क्रेडिट आइटम में इंक्लूड हो जाएगी, क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगी। और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से बाहर जा रही है या हम खर्चा कर रहे हैं बाहर, तो फॉरेन करेंसी जैसे बाहर जा रही है उसको डेबिट आइटम या डेबिट अकाउंट में ऐड कर देंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ठीक है, thus बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ वे ऑफ लिस्टिंग दीज आइटम्स ऑन द क्रेडिट एंड डेबिट साइड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीका है जिससे हम जो भी पैसा बाहर से आया उसको क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे और जो भी पैसा बाहर गया उसे डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज नॉट अ बैलेंस शीट शोइंग अ कंट्रीज फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ गिवन टाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बैलेंस शीट की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ की बात? कि जितना पैसा आया या गया उसकी एक बैलेंस शीट टाइप है। इट शोज फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड में ये हमें क्या शो करती है? द फ्लो ऑफ टोटल रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इट्स टोटल पेमेंट्स मेड टू अब्रॉड। के एक कंट्री ने एक गिवन टाइम पीरियड में से 1 ईयर कितना पैसा बाहर से रिसीव किया और कितना पैसा बाहर पे किया। समझ की बात? तो वेरियस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। तो सबसे पहले आ जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। The current account records all international economic transactions relating to export and import of goods, services, unilateral transfers and international incomes. तो करंट अकाउंट में वो सारे के सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ जाती हैं जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो वन साइडेड ट्रांसफर्स हैं, जो बाहर से हमने रिसीव की या जो बाहर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। ठीक है, जैसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स टाइप, या इंटरनेशनल इनकम्स बाहर से आई या यहां से बाहर गई। दस द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। तो यहाँ इंपोर्ट्स लिखना था मुझे, रुको 2 मिनट। इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की वैल्यू को अगर हम आपस में माइनस कर दें तो जो भी बचा उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, एडजस्टेड फॉर इंटरनेशनल इनकम्स एंड नेट ट्रांसफर्स। तो जितना भी ये इंटरनेशनल इनकम्स और नेट ट्रांसफर्स में एडजस्ट होके आ जाएगा उसे हम बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर ऑफ द फ्लो नेचर। ये भी एक फ्लो नेचर है क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फ्लो जो है कॉन्सेप्ट है जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 broad categories which are discussed as under number 1,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, और गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। समझ की बात? ये बात ध्यान से समझना। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है, इसके अंदर गुड्स के, सिर्फ गुड्स के जो फिजिकल गुड्स हैं उनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाते हैं। अ कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। जब भी हमारी कंट्री बाहर गुड्स बेचेगी तो फॉरेन करेंसी मिलेगी उसको, ठीक है ना, क्योंकि बेच के सामान मिल रहा है जो फॉरेन करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन एक्सपोर्टर सेल्स Indian goods abroad, this appears as a credit item in the balance of payment account because this exporter earns foreign currency thereby। तो जब भी कोई इंडियन एक्सपोर्टर बाहर अपना सामान बेचता है तो उसके बदले उसको फॉरेन करेंसी मिलती है, तो जो भी फॉरेन करेंसी आएगी वो क्रेडिट अकाउंट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने तो फॉरेन करेंसी कमाई है ना बाहर गुड्स बेच के। ऑन द अदर हैंड, import of goods appears on the debit side because when we pay for sorry, when we pay for imports, फॉरेन करेंसी वुड बी यूज्ड। तो जब भी हम बाहर से कोई सामान मंगाएंगे तो उसके बदले हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, इसीलिए वो डेबिट आइटम में इंक्लूड हो जाएगा। Thus, export of goods and import of goods describe the country's visible trade। तो ये जो export of goods and import of goods है, इसको visible trade भी कहा जाता है, क्योंकि physical shape and size होती है ना goods की। Visible trade comprises goods such as cars, aluminium, tea, iron ore, etc. etc. जो हम physically जो है उसको जो physical items हैं, tangible items हैं, which are tangible and have physical form and we can see these when they cross the boundaries of a country। तो विजिबल ट्रेड वो ट्रेड है जिन गुड्स को हम देख सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल शेप एंड साइज है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या जब भी बॉर्डर क्रॉस होते हैं तो हम उनको फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट है उसमें आ जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सेकेंड आ जाता है इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट टेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन। तो इसमें इनविजिबल आइटम्स में वो आइटम्स आ जाते हैं जिनकी कोई फिजिकल शेप एंड साइज नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, इनको देखा नहीं जा सकता। इसमें कौन कौन सी आती है मैंने नीचे डिस्कस की है। हेंस दे आर नोन एज इनविजिबल, तभी इनको इनविजिबल आइटम्स कहा जाता है। दीज इनविजिबल आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। नंबर वन, सर्विसेज। It includes a large variety of non-factor services sold abroad and non-factor services purchased by the residents of a country from rest of the world। तो इसमें वो सारी की सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं जिसको हम बाहर से खरीदते हैं या जिसको हम बाहर बेचते हैं। तो अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज shows the receipts of the country from the sale of services to foreigners during a given time period। जब भी हम अपनी सर्विसेज बाहर बेचते हैं, अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले जो हमें पैसे मिलते हैं वो रिसीट्स कहलाती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंप्राइजेज, इसमें क्या क्या आ जाता है, शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एटसेट्रा। तो जब भी हम इन टाइप की सर्विसेज देते हैं बाहर तो उसके बदले जो भी हमें पैसा मिलता है वो रिसीट्स आइटम्स में आ जाता है, ठीक है, मतलब हमें वो पैसा आया है कंट्री में। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम दीज सर्विसेज आर पुट ऑन द क्रेडिट साइड। तो रिसीट्स जो भी हमें मिलती हैं वो क्रेडिट आइटम मानी जाती है और वो क्रेडिट साइड में ऐड कर दी जाती है। इनकम थ्रू टूरिज्म इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम सर्विसेज। तो जब भी हम टूरिस्ट सर्विसेज या टूरिज्म को एनकरेज करते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती है, क्योंकि जब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे कंट्री में आके पैसा खर्च करेंगे ही ना, तो पैसा तो आएगा। व्हेन द फॉरेन टूरिस्ट्स come to India and spend on the Indian goods, they will have to pay for it in their own currency, enabling India to acquire foreign exchange। तो जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा यहाँ के जो है टूरिज्म की सर्विसेज को इस्तेमाल करेगा, अपनी करेंसी लेके आएगा, खर्चेगा, तो वो भी हमारे कंट्री में रिसीट्स या क्रेडिट साइड में ही आ जाएगी। इन द सेम वे import of services covers payments which residents of a country under consideration make to foreigners for similar services, that is shipping, banking, insurance and payments the residents have to make as tourists abroad। Similarly, इसी तरीके से अगर इसे उल्टा देख लें तो जब भी हम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे रेजिडेंट्स को या हमारे कंट्री को बाहर वाले फॉरेन कंट्रीज को पैसा देना पड़ता है। जैसे हम बाहर की कोई मान लो शिपिंग सर्विस यूज करें या बैंकिंग सर्विस या इंश्योरेंस सर्विस यूज करें या पेमेंट्स करें, हम बाहर कोई टूरिस्ट बन के चले गए तो भी तो हमें पैसे देने ना, तो वो सारे के सारे डेबिट आइटम
या डेबिट साइड पे यूज मतलब इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो पेमेंट्स किए ना बाहर, दे आर आइटम्स ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि हमारी कंट्री से तो पैसा निकल गया। तो सेकंड इसमें आ जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल होता है वन साइडेड पैसा गया है, उसके बदले कोई सर्विस या गुड नहीं मिला, समझ की बात। Unilateral transfers are those receipts and payments which take place without any service in return in the current period. तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल जो होता है उसे वन साइडेड कहा जाता है, जिसके बदले कोई सर्विस या गुड जनरेट नहीं हुआ, जो वन साइडेड पेमेंट की गई, ठीक है। देयर इज नो क्विड प्रो को इन रिटर्न। तो जो भी इस टाइप की जो पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसके बदले कुछ नहीं दिया जाता। क्विड प्रो को मतलब वन साइडेड है, उसके बदले कुछ नहीं मिला, ठीक है। इट इंक्लूड्स ट्रांसफर्स बोथ एट द प्राइवेट एंड ऑफिशियल लेवल। इसमें प्राइवेट लेवल पे भी हो जाती है, इंडिविजुअल्स भी कर देते हैं, और ऑफिशियल भी हो जाती है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर द रिसीट्स विच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव्स फॉर फ्री विदाउट एनी पेमेंट इन रिटर्न। तो ये ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स हैं जो फ्री में आ जाते हैं, वन साइडेड हो जाते हैं, उसके बदले कोई पेमेंट या कुछ नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसीट्स आर गिफ्ट्स, डोनेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे बाहर से कोई गिफ्ट्स रिसीव कर लिए, वन साइडेड थे, उसके बदले कुछ देना तो नहीं पड़ा। डोनेशंस वगैरह जो बाहर से आती हैं वो भी वन साइडेड होती हैं। विच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फ्रॉम रिलेटिव्स। क्या पता रिलेटिव्स ने गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दे दिए। फ्रेंड्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। कभी कभी जो अमीर कंट्रीज होते हैं वो गरीब कंट्रीज को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की फॉर्म में जो है हेल्प कर देती हैं, ठीक है। कैश रेमिटेंस बाय द पीपल सेटल्ड इन अदर कंट्रीज टू देयर फैमिलीज इज ऑल्सो अ ट्रांसफर रिसीट। तो बेसिकली अगर आपका कोई रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में रहता है और आपको पैसे भेज देता है इमरजेंसी के टाइम पे, आपको जरूरत है, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसफर रिसीट मानी जाएगी, ठीक है। जितनी भी इंडेमनिटी पेमेंट्स हैं, दैट इज पेमेंट मेड फॉर डैमेजेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ वॉर मेड बाय अदर कंट्रीज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर रिसीट। जैसे किसी कंट्री की वॉर की वजह से किसी और कंट्री को नुकसान हो गया, तो उसके बदले जो भी पेमेंट्स वगैरह दे रहे हैं वो भी वन साइडेड ही मानी जाती हैं, उनको इंडेमनिटी पेमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा तो हमारे कंट्री में आया है, वो क्रेडिट साइड है। अगर हमने दिए हैं ऐसे टाइप के पैसे किसी और कंट्री को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इन द सेम वे यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, दैट इज गिफ्ट्स, इंडेमनिटीज एटसेट्रा मेड टू फॉरेनर्स और टू अदर कंट्रीज अपीयर ऑन द डेबिट साइड। तो वही वाली बात कि अगर हम इस टाइप की पेमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आ जाता है इनकम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनकम्स जो है इस अकाउंट में दो टाइप की मानी जाती हैं। एक तो आ जाती है इन्वेस्टमेंट इनकम और दूसरी आ जाती है कंपनसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन्वेस्टमेंट इनकम कंप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आ जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स एटसेट्रा which the residents of a country earn from investment made abroad। तो इन्वेस्टमेंट इनकम्स में वो इनकम्स आ जाती हैं जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर पैसा लगाया, उसके बदले जो इनकम्स जनरेट हो रही हैं, या फिर जो फॉरेनर्स हैं हमारे यहाँ पैसा लगाया, उसके बदले जो इनकम्स जनरेट हो रही हैं। एग्जांपल है इसका इंटरेस्ट, डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स, ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड फॉरेन करेंसी। तो जब भी हम बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है या फिर डिविडेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, फॉरेन लोन्स पे या इन्वेस्टमेंट्स जो भी हमने किए हैं। तो जब भी बाहर से जो पैसे आएंगे, ध्यान से समझना, जो बाहर से पैसे आएंगे वो क्रेडिट साइड में इंक्लूड होंगे, ठीक है। दीज आइटम्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने रिसीव किया ये पेमेंट्स अगर हम कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सिमिलरली पेमेंट्स फॉर कैपिटल सर्विसेज लाइक interest and dividends made by the residents of a country to foreign countries because of foreign loans and investments are items on debit side। अगर हमने कोई लोन लिया है या फिर हमारे कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और हमने फॉरेन कंट्रीज को इन टाइप की पेमेंट्स की हैं, तो वो डेबिट साइड में आ जाएंगी, क्योंकि हमारे कंट्री से पैसा बाहर गया है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आ जाता है? वेजेस एंड सैलरीज एटसेट्रा रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। तो नॉन रेजिडेंट से जितने भी हमने जो काम करके सैलरीज या वेजेस ली हैं, उन्हें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहा जाता है। दीज अर्निंग्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड सिंस अ कंट्री इज एबल टू एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज देयर बाय। अगर हमारे बंदे बाहर जाके काम करते हैं तो उनको जो भी वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं और वो अपने कंट्री में भेजते हैं, तो हमारे कंट्री में पैसा आया ना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। इन द सेम वे इनकम्स
Income payments to abroad covers payments which residents of a country under consideration make to non-residents for labor services in the form of wages and salaries, जो है वो सारी की सारी जो है वो जो है डेबिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन द सेम वे कंसिडर करते हैं हम जितने भी हमने सर्विसेज बाहर वालों के लिए उसके बदले जो भी हम उनको पेमेंट देंगे वो डेबिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो पैसे आए क्रेडिट साइड, जो पैसे गए वो डेबिट साइड। ठीक है, अब सेकंड टाइप का अकाउंट आ जाता है कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आ जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा? करंट अकाउंट में हमने पढ़ा सबसे पहले विजिबल आइटम्स, जो फिजिकल जिनकी शेप एंड साइज है, जिनको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे पढ़ा इनविजिबल आइटम्स, जिसमें सर्विसेज आ जाती थी और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आ जाते थे और इनकम्स आ जाती थी। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप का अकाउंट पढ़ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। The capital account records all economic transactions relating to change in assets, both financial and physical. तो बेसिकली इसमें वो सारी की सारी आइटम्स आ जाती हैं जो एसेट लाइबिलिटी को चेंज करती हैं, जो बेसिकली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो लेवल चल रहे हैं उनको चेंज कर देती हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आ जाती हैं। इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल। इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, जो प्राइवेट लेवल पे भी हो सकती हैं और ऑफिशियल लेवल पे भी हो सकती हैं। कैसे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स चेंज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। इसमें क्या है, जो स्टॉक है, जो कैपिटल स्टॉक है कंट्री का, वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चला जाता है। ठीक है, प्लस में भी माइनस में भी। दे आर मोस्टली ऑफ स्टॉक नेचर। बेसिकली इसमें जितनी आइटम्स आ जाती हैं वो स्टॉक नेचर की हो जाती हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं इन चीजों को। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। इसमें कैपिटल रिसीट्स जो हमारे कंट्री में आई या कैपिटल पेमेंट्स जो हमने की, बाहर पेमेंट्स की, वो आ जाती हैं। दीज रिलेट्स टू इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल, के इसके अंदर जितनी भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स है एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सारी की सारी हम पढ़ते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। व्हेन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बोरो फ्रॉम अब्रॉड, वी से दैट वी से दे आर इंपोर्टिंग कैपिटल। जब भी एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करता है पैसे, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो कैपिटल इंपोर्ट कर रहा है, वो पूंजी को इंपोर्ट कर रहा है। तो जब भी बोरो करेगा तो पैसा तो हमारे कंट्री में आया ना, तो वो रिसीट्स आइटम या डेबिट आइटम में, क्रेडिट आइटम में इंक्लूड हो जाएगा। मेरे मुंह से डेबिट निकल गया, क्रेडिट में इंक्लूड होगा। ठीक है, दे वुड एक्वायर फॉरेन करेंसी एंड इट विल बी एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम। तो जब भी हम किसी कंट्री से लोन लेते हैं या हमारे इंडिविजुअल्स फॉरेन से लोन लेते हैं, तो वो क्रेडिट आइटम में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में पैसा आया है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन्वेस्ट अब्रॉड, अगर हमारी जो रेजिडेंट्स हैं वो कहीं बाहर इन्वेस्ट करते हैं या बाहर पैसा बोरिंग्स वगैरह में दे देते हैं, देन that are we can say that they are exporting capital, वो बाहर पैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। in order to do this they need to obtain foreign currency। तो अगर उनको इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो आपको या मेरे को फॉरेन कंट्री में जाके पैसा लगाना है या कुछ करना है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो इसमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। दे जनरेट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड जनरेट होती है। दिस ट्रांजेक्शन इज देयरफॉर डेबिट आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो जब भी हम अपना पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इसको डेबिट आइटम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि पैसा तो हमारे कंट्री से निकल के बाहर जा रहा है ना। अब मेन बात आ जाती है कि कैपिटल मूवमेंट्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। ये जो कैपिटल मूवमेंट्स है ये कई फॉर्म्स में हो सकती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, फर्स्टली the government, corporations or individuals of a particular country may take loans from the government, corporations and individuals of foreign countries or from the इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है कि गवर्नमेंट या कोई कंपनी या इंडिविजुअल बाहर से लोन ले या बाहर लोन दे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सेकेंडली गवर्नमेंट, corporations or individual residents may receive payments from abroad as a repayment for a loan that they might have lent abroad। अगर हमने बाहर लोन दिया हुआ है, ठीक है, बाहर लोन्स वगैरह दिए हुए हैं हमारे कंट्री ने, मतलब बाहर से लोन लिए भी हुए हैं, बाहर लोन्स दिए भी हुए हैं, तो ये जो लोन्स का जो लेन देन है वो सारा का सारा किस में आ जाता है? वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। समझ की बात? ये बात आप याद रखना, जब भी हम बाहर से लोन लेते हैं तो ये हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट आइटम में इंक्लूड होगा, अगर हम लोन दे रहे हैं बाहर तो वो डेबिट आइटम में इंक्लूड होगा। समझ की बात? थर्ड आ जाता है, thirdly, foreigners might acquire assets in the country with whose balance of payments we are concerned।
These assets can be of different kinds such as land, houses, plants, shares, etc etc. अब जैसे हम फॉरेन कंट्री में जाके घर खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, प्लांट खरीद सकते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह, शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं। वैसे ही फॉरेनर्स भी तो यहाँ आके एसेट्स खरीद सकते हैं। तो ये भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आते हैं एक कंट्री के, उन आइटम्स को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, फोर्थली, चेंजेस इन country's stock of gold or reserve of foreign currency are also included here. तो एक कंट्री में जो गोल्ड की मूवमेंट है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो भी तो एसेट लायबिलिटी के स्टेटस को चेंज करेगी ना। तो अगर मान लो हमने गोल्ड किसी और कंट्री को बेचा, तो गोल्ड बेचेंगे तो हमें उसके बदले पैसे मिलेंगे। जो पैसे मिलेंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो हमारे क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, रिसीट्स में आ जाएंगे। और जो भी हमने गोल्ड खरीदा उसके बदले जो पैसे दिए, तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से और उसके बदले उसको पैसे जाते हैं, तो वो पेमेंट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑल दीज ट्रांजेक्शंस विल बी एंटर्ड एज क्रेडिट आइटम। तो बेसिकली यहाँ ये बताया कि जो भी हमने ये चीजें रिसीव की हैं वो क्रेडिट आइटम में आ जाती हैं। तो मैंने आपको इसके साथ उल्टा भी करके बता दिया कि अगर हम देते हैं तो जो पैसा बाहर चला जाता है तो उसे डेबिट आइटम भी कहा जाता है। तो यहाँ तो वन साइडेड लिखा है, इसको मैंने अपोजिट करके टू साइडेड आपको बता दिया। ठीक है, एनालॉगसली, इफ residents of a country acquire foreign assets in the form of land and houses abroad or foreign shares, or if the government, corporations or individuals were to give loans to residents of other countries, or if the loans taken earlier were to be repaid, all these transactions will be entered in the debit items. तो ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं इनसे उल्टा यहाँ पे लिख दिया कि अगर ये सारा का सारा उल्टा होता है तो ये डेबिट साइड में होगा, हमारे कंट्री से पैसा बाहर चला जाएगा। These capital movements are classified into two categories, namely direct एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी ये कैपिटल की मूवमेंट्स है इनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी कहा जाता है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी कहा जाता है। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दूंगा। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट refers to investment undertaken in the firms belonging to other countries by acquiring control over them. तो बेसिकली डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बाहर से कोई कंपनी आई और खुद की कंपनी खोल ली। फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू, ऑडी इंडिया में आई, उन्होंने मर्सिडीज वगैरह इंडिया में आई, उन्होंने खुद के प्लांट्स लगा लिए, उन्हें क्या कहेंगे? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। For example, residents of a country may undertake direct investment in India either by setting up a plant or through acquisition of an Indian firm. तो वो क्या करेंगे? रेजिडेंट्स बाहर से आएंगे और या तो खुद की कंपनी खोलेंगे या कोई चलती हुई कंपनी को पूरा का पूरा खरीद लेंगे। सिमिलरली, इंडियंस में इन्वेस्ट इन द फॉरेन फर्म्स। इंडियन भी तो फॉरेन फर्म्स में जाके वहां अपनी कंपनियां वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बाहर जाके खोलेंगे तो पैसा तो बाहर चला जाएगा। जब पैसा बाहर चला जाएगा तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में, पैसा आता है क्रेडिट साइड, पैसा जाता है डेबिट साइड। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। तो मान लो बाहर के फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं और इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं। पूरी की पूरी कंपनी नहीं खरीद लेते, कोई चलती हुई कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आते हैं तो रिलायंस का, टाटा का या कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में पैसा इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो क्रेडिट आइटम में इंक्लूड हो गया। मगर अगर हमारे कंट्री के बंदे बाहर किसी और कंट्री में जाके उस कंपनी के या कंट्री के जो कंपनियां चल रही हैं, जैसे टेस्ला के शेयर खरीद लिए, एप्पल के शेयर खरीद लिए, तो उसको भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, मगर उसमें पैसा हमारे कंट्री से तो बाहर चला गया। तो जब भी हमारे कंट्री से पैसा बाहर जाता है वो डेबिट आइटम में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड is the form of investment under which companies or residents of a country purchase shares of a foreign companies or buy bonds issued by the foreign governments. तो इसमें आप शेयर्स के साथ साथ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स purchase of shares of domestic companies and government bonds by people of other countries. तो सिंपल वर्ड्स में वो उल्टा करके लिख दिया कि अगर हम खरीदें बाहर वालों का या बाहर वाले हमारा खरीदें तो वो दोनों के दोनों इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई गिव्स अ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स इन द कैपिटल अकाउंट, नेमली। तो आरबीआई ने पूरा डिटेल बताया कि कौन कौन सी चीजें कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होंगी। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन लोन्स वगैरह या बैंकिंग कैपिटल
या रुपी डेट जो हमने रुपी की फॉर्म में डेट लिया या दिया है, अदर कैपिटल एंड मॉनेटरी मूवमेंट्स, ये सारी की सारी आरबीआई ने कहा है कि ये कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट whereas it is the export of goods and services which is listed on the credit side, it is the import of capital which is listed in the credit side आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो सिंपल वर्ड्स में, जब भी बाहर से कैपिटल हम इंपोर्ट कराते हैं तो वो हम क्रेडिट आइटम में लिखते हैं, और जब भी कैपिटल एक्सपोर्ट कर देते हैं वो डेबिट आइटम में होती है. समझ गए बात? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट से थोड़ा सा उल्टा है. ठीक है. द क्राइटेरिया ऑफ पुटिंग एन आइटम on credit side is that country whose balance of payments were we are considering gets फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ दैट आइटम. तो अगर हम जब भी हम कैपिटल अकाउंट में कोई पैसा बाहर भेजते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, तो पैसा तो उस कंट्री को मिल जाता है ना. इसीलिए उस कंट्री की जो है वो जो जिस कंट्री में पैसा गया है उस कंट्री में तो बेसिकली इनफ्लो हुआ है पैसे का, तो उस कंट्री में तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जिस कंट्री से पैसा चला गया है उस कंट्री की डेबिट आइटम में आ जाएगा. ठीक है. एज दस a country acquires foreign currency in two important ways, that is by exporting goods and services and by importing the capital. तो एक कंट्री को जो भी फॉरेन करेंसी है वो दो तरीके से मिल सकती है. या तो वो बाहर से कैपिटल इंपोर्ट कर ले, मतलब लोन्स वगैरह ले ले, बोरोइंग कर ले, या इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करे, या फिर अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचे. देयरफॉर export of goods and services and import of capital both have to be listed on the credit side. तो या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचते हैं या फिर बाहर से कैपिटल इंपोर्ट करते हैं, वो क्रेडिट साइड में आ जाते हैं. सिमिलरली अ कंट्री कैन यूज फॉरेन करेंसी इन टू इंपॉर्टेंट वेज, दैट इज बाय इंपोर्टिंग, मतलब उसको फॉरेन करेंसी को दो तरीके से मतलब इस्तेमाल कर सकती है. या तो वो बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करा सकती है या फिर कैपिटल को एक्सपोर्ट कर सकती है. ठीक है. देयरफॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल आर लिस्टेड ऑन द डेबिट साइड. तो सिंपल वर्ड्स में, जब भी हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज बेच के या कैपिटल को इंपोर्ट करवा के, वो क्रेडिट साइड में आ जाती है. और अगर हमारी कंट्री से करेंसी जा रही है बोल बोल के गला जो है बैठ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं बाहर से या फिर कैपिटल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी जा रही है हमारे कंट्री से, तो वो डेबिट साइड में आ जाती है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.